अब ऐसे सिचुएशंस आते हैं हम लोग के ऐप में जिसमें हम लोग को कुछ डेटा स्टोर करना पड़ता है यूजर के डिवाइस पे। एंड इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस वी नीड समथिंग, सम क्लासेस और सम प्लगइन्स और सम डिपेंडेंसीज जिसको हम यूज करके हाँ, यूजर के डिवाइस पे कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो देर इज अ डिपेंडेंसी और देर इज अ प्लगइन कॉल्ड रूम, एंड जिसको हम यूज करके यूजर के डिवाइस पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। And Room basically uses SQLite. I mean, it's built on top of SQLite. SQLite basically stores data in a table format. तो अगर तुम लोग ने SQL पढ़ा होगा तो उसमें SQL में तुम लोग देखा होगा कि डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन लाइक अ टेबल फॉर्मेट। तो SQLite बेसिकली क्या करता है, एक टेबल फॉर्मेट में तुम्हारे यूजर के डिवाइस पे स्टोर करता है डेटा। बट सिर्फ SQLite यूज करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बिकॉज जब हम लोग को कोई क्वेरी करना होता है डेटाबेस में, मतलब अगर हम लोग को कुछ डेटा लेना होता है या कुछ डेटा इंसर्ट करना होता है तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। कोड तो ऑफकोर्स लिखना ही पड़ेगा उसके लिए, बट इफ यू आर जस्ट यूजिंग SQLite then it becomes very very hard for you to write the code for single query also. So इसके लिए हम लोग रूम यूज करते हैं जो एक डाओ यूज करता है। एंड ओवर हियर एंटिटी बेसिकली मीन्स अ टेबल। ठीक है, तो टेबल हो ही गए SQLite डेटाबेस में। इसका एक अच्छा डिटेल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट स्लाइड में है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो बेसिकली एंड्रॉयड में क्या होता है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन डेटा क्लासेस, एंड यू नो दैट डेटा इज मॉडिफाइड यूजिंग फंक्शन कॉल्स। तो अगर हम लोग कॉटलिन में कुछ डेटा के साथ वर्क कर रहे हैं तो डेटा जो है वो डेटा क्लासेस में स्टोर होता है। लाइक कॉटलिन में तुम लोग ने सीखा होगा ना डेटा क्लासेस। आई थिंक वी कवर्ड दैट इन द फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट सेशन। एंड अगर उसको कुछ मॉडिफाई करना था तो हम लोग ने उसके लिए एक फंक्शन, उसके लिए सर्टेन फंक्शंस बनाए, राइट। सो कॉटलिन में हम लोग ऐसा यूज करते हैं। बट डेटा बेस वर्ल्ड में क्या होता है, you need entities and queries. Entities are basically tables. तो मतलब अगर एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसको बोलते हैं एक एंटिटी या एक टेबल। एंड क्वेरीज क्या होती है, क्वेरीज बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक टेबल से मुझे वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिसके मार्क्स 60 अबव है या 70 अबव है, दैट इज लाइक अ क्वेरी। और लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट सम डेटा ऑफ लेट्स से 2-3 स्टूडेंट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ क्वेरी, राइट। तो डेटाबेस वर्ल्ड में ऐसा होता है। इट डजंट डील विथ दैट कॉटलिन का कोड। ओके, सो हाउ रूम हेल्प्स यू इज बेसिकली इट डज दैट हार्ड वर्क फॉर यू by converting that Kotlin data classes to entities. मतलब Kotlin में अगर हम लोग data classes बनाते हैं, that can be converted, that is converted by Room to entities or tables, and that can be stored inside the SQLite databases. Databases, like it's a collection of data, or you can say a collection of tables. ठीक है, and then Room also converts function declarations to SQL queries. मतलब अगर हम लोग Kotlin में function लिख ले ना, उसको वो SQL queries में convert कर देगा, and that's why it's so helpful. So basically हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास हमारा एक्टिविटी या फ्रैगमेंट रहेगा। इन आर केस इट्स अ फ्रैगमेंट, नॉट एन एक्टिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं UI कंट्रोलर, जो सारे UI के मेथड्स को कंट्रोल करता है। एंड देन दैट विल यूज अ व्यू मॉडल विथ लाइव डेटा, बिकॉज हम लोग को एक कुछ डेटा है जो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है, इसके लिए हम लोग लाइव डेटा यूज कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू सेपरेट आर UI लॉजिक विद बिजनेस लॉजिक, इसके लिए हम लोग व्यू मॉडल यूज कर रहे हैं। It's a simple example that I'm going to show you, but I just want that you understand the importance of this view model because it's a very important topic and many people use it. Then this is the Room database वाला part, जिसमें you have entities and मल्टीपल एंटिटीज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल एंटिटी होती है एक डेटाबेस में, मल्टीपल एंटिटीज हो सकती है, जैसे कि ये वाले डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, एंड देन यू हैव एन SQLite डेटाबेस जिसके अंदर सारे टेबल्स स्टोर होते हैं। एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट और DAO। दिस इज बेसिकली एन इंटरफेस जो हम लोग Kotlin में लिखते हैं,
जिसकी वजह से हम लोग कोई क्वेरीज कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, कोई भी टेबल के अंदर, and then that database or that table will give us some data, and then DAO or that interface will receive that data, and then we can use it in our view model and live data, and in turn in our UI controller also. So that's how that's what we are going to do in our app also. Basically, it's a simple application. So we'll switch to our Android Studio window. मैं एक्टिविटी मेन में जाके वो फ्रैगमेंट बदल देता हूँ जिसमें हमारा सारा रूम का कोड है, ठीक है. सो दिस इज द रूम फ्रैगमेंट, एंड रूम का भी हम लोग XML फाइल पहले देख लेते हैं. तो फ्रैगमेंट अंडरस्कोर रूम डॉट XML, ठीक है. तो बेसिकली 3 चीजें यहाँ पर. अगेन आई हैव एवरीथिंग रैप्ड इनसाइड लेआउट, एंड देन आई हैव सम डेटा, एंड उस डेटा के अंदर मैंने बोला कि मेरे पास एक वेरिएबल है और उसका नाम है नोट व्यू मॉडल. बेसिकली वी आर यूजिंग अ व्यू मॉडल ओवर हियर, एंड उसका भी मैंने टाइप स्पेसिफाई कर दिया. आई टॉक अबाउट दिस नोट व्यू मॉडल लेटर, सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, वो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आई हैव अ टेक्स्ट व्यू विच इज ओवर हियर, अ बटन, ऐड नोट. तो अगर ऐड नोट पे क्लिक करेगा तो वो एक नोट ऐड कर देगा. यहाँ पर मैं कोई यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहा हूँ कि वो नोट का टाइटल क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होना चाहिए. वो तुम लोग कर सकते हो, इट्स लाइक वेरी सिंपल, बट आई वांटेड टू कीप दिस शॉर्ट, इसके लिए मैंने ऐसा किया हो. And then there's a clear button which will clear all the data from the entity or from the table, which will delete all the nodes. ठीक है. All right, so this is our XML file. So when you're working with Room, your first step is to create a class that represents how your how your entity will look like, how your table will look like, and that's by creating a data class. तो मैंने पहले तुम लोग को बोला था कि data class create करना होता है. तो basically मैंने क्या किया, एक फोल्डर के अंदर हमारा जो रूम कोड है उसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, डेटाबेस. ऐसा नेसेसरी नहीं फोल्डर क्रिएट करना. Basically what's important is you create a Kotlin class, and you can name it anything. In our case we have named it note, and ये एक data class है. एंड जैसे कि मैंने पहले बोला था कि रूम हेल्प्स अस टू कन्वर्ट द डेटा क्लासेस इन कॉटलिन टू एंटिटीज इन SQLite. तो इसके लिए हम लोग ने डेटा क्लास बनाया है कॉटलिन में, एंड वी ऑल्सो नीड टू टेल रूम दैट दिस इज एन एंटिटी. आई मीन वी जस्ट नीड टू डिनोट दैट दिस इज एन एंटिटी, दिस इज अ डेटा क्लास दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एंटिटी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस एनोटेशन एट एंटिटी. और ये सब एनोटेशन वगैरह ये तुम लोग को तभी मिलेगा जब तुम अपने बिल्ड और ग्रेडल में ये सारे सब चीज स्पेसिफाई करोगे, मतलब रूम की डिपेंडेंसीज. ठीक है. तो यहाँ पर रूम के लिए कोरूटीन सपोर्ट है, एंड देन दिस इज द रूम. बेसिकली ये जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट्स द इम्पोर्टेंट वन, जिसकी वजह से तुम लोग को ये सारे एनोटेशंस मिल रहे हैं एट एंटिटी, एट प्राइमरी की. ठीक है. सो एट एंटिटी का हम लोग यूज करके हम लोग बता रहे कि एक टेबल होना चाहिए, और उस टेबल का नेम, that table name should be equal to notes underscore table. You can name it anything you want. I have named it notes underscore table. ठीक है. And then inside that, of course, एक टेबल के पास कॉलम्स तो होएगा ना, ऐसा एक एम्प्टी टेबल थोड़ी ना होएगा, कुछ कॉलम्स होएगा, राइट. तो how you specify a simple column is by using at column info, and you specify the name of that column by using this name equal to title. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक कॉलम है और उसका जो नेम होना चाहिए वो टाइटल होना चाहिए, एंड इन Kotlin इट इज लाइक अ वेरिएबल विच इज अ स्ट्रिंग. ठीक है. सो इन Kotlin when we access this title and this body and this ID, we access it like this. I mean जब एक्सेस करेंगे तब इसका जब इंस्टेंस बनाएंगे इस नोट डेटा क्लास का, तो हम लोग लिखेंगे नोट डॉट टाइटल या नोट डॉट बॉडी, नोट डॉट ID ऐसा लिखेंगे. ठीक है. तो हम लोग को सीधा सीधा ये स्ट्रिंग टाइटल मिल जाएगा, ये स्ट्रिंग बॉडी मिल जाएगा, ये इंटीजर ID मिल जाएगा. अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ID है, जो ID है कॉलम टेबल के अंदर, दैट शुड बी अ प्राइमरी की. अब प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है, इट शुड बी लाइक यूनिक वैल्यूज. मतलब अब जैसे कि जीमेल अकाउंट्स होते हैं, राइट, एंड एवरी ईमेल इज लाइक यूनिक.
अभी जैसे कि मेरा ईमेल है mehdi.patel@gmail.com, एंड एक ही पर्सन के पास वही ईमेल आईडी हो सकती है, दूसरे कोई पर्सन के पास सेम ईमेल आईडी नहीं हो सकती है. सो आई वांट दैट कि जो नोट्स है हमारी, हर एक नोट के पास एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, एंड इसके लिए मैंने एट प्राइमरी की से इसको डिनोट किया हो इंस्टेड ऑफ एट कॉलम इन्फो. एंड इनसाइड दैट आई ऑल्सो वांट दैट इट शुड बी ऑटो जनरेटेड. मतलब अगर मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, जैसे कि हम लोग जब लेटर व्हाट विल डू इज, जब हम लोग इसका इंस्टेंस बनाएंगे, जैसे कि नोट इज इक्वल टू दिस नोट, ठीक है. तो अगर मैं सीधा टाइटल स्पेसिफाई कर रहा हूँ, टाइटल इक्वल टू लेट्स से टाइटल इक्वल टू फ्लटर, एंड कुछ तो मैंने बॉडी डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल दिया ऐसा, ठीक है. तो अगर मैंने आईडी स्पेसिफाई नहीं किया हो ना, तो दैट आईडी शुड बी ऑटो जनरेटेड, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1. मतलब अगर फर्स्ट नोट जो है इंसर्ट होने वाली है, उसकी आईडी होगी 1, जो नेक्स्ट नोट इंसर्ट होगी उसकी आईडी होगी 2, ऐसा, ठीक है. Okay, so now we have our entity created. That's the first step. The next step is to create a DAO or a data access object, जो क्या करेगा, queries handle करेगा. Okay, this is taking some time. अच्छा, मैं ये सस्पेंड हटा देता हूँ. ये सस्पेंड के बारे में बाद में बात करूंगा, ये क्यों यूज करते हैं और क्या फायदा है इसका, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर डाओ क्या होता है, एक इंटरफेस होता है. Remember, whenever you create a DAO or a data access object, which will handle all the queries, this insert, query, update, and everything, you make sure that it is annotated with @DAO, and it's an interface. It's not a class, okay? And if you want, I mean, एक रूम में एक अच्छी चीज ये है कि you don't need to write that पूरा insert का query. So if you have worked with SQL, you need to write that insert ka query, right? Insert into table name, and then you specify some values inside that, and कुछ तो name specify किया, फिर ऐसा कुछ, ठीक है. तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है. I mean, every time ऐसा अच्छा, I mean, every time ऐसा benefit नहीं मिलता है, but for insert and for update, you just need to annotate it with @insert, and you need to specify like a function which will be executed when insert query is called, and that takes in a note. अब देखो यहाँ पर मैं सीधा Kotlin ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पर मैं अलग से टाइटल, बॉडी, आईडी अलग से नहीं ले रहा हूँ, सीधा नोट ले रहा हूँ. ये नोट जिसके अंदर मुझे मिल जाएगा, आईडी मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है. एंड रूम जो है ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा तुम्हारे लिए ये सब कॉलम नेम्स, ठीक है. तो ये कॉलम नेम में जो टाइटल हम लोग ने पास किया वो जाना चाहिए, ये कॉलम में बॉडी में ये जो बॉडी हम लोग पास कर रहे हैं वो जानी चाहिए. तो ये सब स्मॉल लाइंस, यू डोंट इवन नीड टू मेंशन द इंसर्ट का क्वेरी, ओके. एंड दिस इज लाइक फॉर सिंपल इंसर्ट. अगर तुम लोग को एडवांस इंसर्ट क्वेरीज डालने के, तो फॉर दैट यू हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड @query, जिसमें तुम अपना कस्टम क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है. वैसे ही मतलब जैसे कि हम लोग ने इंसर्ट के लिए किया, वैसे ही हम लोग अपडेट के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, ओके. बट यहाँ पर जब हम लोग को कुछ वैल्यू, आई मीन कुछ रीड करना है डेटाबेस से, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है. तो इसके लिए हम लोग @query यूज करते हैं, जिसमें कोई भी एक कस्टम क्वेरी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो अभी तो हम लोग सब ये वाली क्वेरी तो हम लोग नहीं यूज करने वाले, लाइक अपडेट नहीं यूज करने वाले इन आर ऐप, एंड गेट नोट नहीं यूज करने वाले. But it's okay, like when I explain you about the insert wala part, get all notes and clear wala part, you'll automatically get to know that how to use this update and get note, and it's very simple, okay. So basically जब हम लोग Kotlin में हम लोग को ये जब जो queries कॉल करनी होती है, तो हम लोग एक query को कॉल नहीं करते, सीधा query नहीं लिखते, हम लोग ये सीधा फंक्शन को कॉल करते, which executes the corresponding query. तो अगर मैं get note function कॉल करूँगा, which takes in a particular ID, मतलब I want a note with a particular ID to be received, and उसके अंदर this is actually important ना, @query के अंदर this value is important, क्योंकि अगर हम लोग specify नहीं करेंगे तो हम लोग को error देता है. So inside brackets you need to specify, inside a string, I mean inside double quotes you need to write that
query that you want to execute. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स टेबल, मतलब सारे के सारे कॉलम्स ले लो नोट्स टेबल में, और वही कॉलम्स लेना जिसकी आईडी जो है इक्वल टू द आईडी दैट इज पास्ड ओवर हियर. अच्छा, अगर आई वांट टू रेफर टू दिस आईडी वेरिएबल इनसाइड माय क्वेरी ओवर हियर, the way I do is by writing colon and then id. So colon id लिखेंगे, I mean colon variable name ऐसा होता है, ठीक है, colon followed by the variable name. तो our variable, in our case the variable name is id which is being passed over here. तो हम लोग ने यहाँ पर ये पास कर दिया, तो जो पास हो रही है यहाँ पर id, वो यहाँ पर ये id प्लेस कर देगा and then it will execute this query. Okay, and similarly now we have a get all nodes function which basically gets all the data from the notes table, and इसका जो return data type है वो live data है, which returns a list of note. मैंने इसको live data इसके लिए किया because I want to continuously observe it, मतलब जैसे change होता है वैसे ही notify हो जाना चाहिए UI में, and it will be continuously observed. ठीक है, you will get to know why I specified this as live data when I run the application. Okay. And then you have another query जो सारे notes को delete कर देता है notes table में से. And so if you want to execute this query, हम लोग को Kotlin में बस ये clear function execute करना है. Okay. Now DAO तो बना लिया, अब बचा क्या, database. ऐसा नहीं है कि हम लोग ने DAO बना दिया और ये note बना दिया, ये मतलब entity बना दिया और DAO बना दिया तो हो गया. The last step is to create a note database. ठीक है, तो एक database बनाना पड़ता है, and the way you create a database is by creating an abstract class, और उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, and you extend room database so that you can create a database. इसको extend करना पड़ता है इस class को, ठीक है. And you also want to tell room that this abstract class is used for creating a database. And the way you tell room is by using this annotation at database. Inside that you have to specify at least these two arguments. ठीक है, तो अगर मैं export schema जो है false हटा देता हूँ, which is basically used for keeping the history of this version. ठीक है, तो अगर मैं हटा देता हूँ तो it will keep track of this version thing, but I don't want it, so इसके लिए मैंने export schema equal to false कर दिया. And you specify the version over here. Normally लोग 1 ही specify करते हैं. I mean you can specify 2 also, 3 also. ये version पता है कब increase होता है, जब हम लोग को database में कोई change करना होता है, तो मतलब अगर कोई database या कोई table में हम लोग ने change किया है, so I just want to specify कि हम लोग ने कोई changes किए, तो अब जो database या जो table है उसका version 2 हो गया है, version 3 हो गया है, ऐसा. तो अभी तो फिलहाल कोई changes हो नहीं रहे database या table में, मैंने ऐसा कोई columns add नहीं किया हो table के अंदर, ठीक है. And then of course you need to specify what entities it will hold or what tables it will hold. And inside that I specified the note entity that we created over here. And the way you specify is you have to specify it inside a list, okay? And the name of the class of the entity and colon or class. Okay. Acha. Now we look at our room database ka code. So basically again I've created a abstract value note DAO, ठीक है, तो जिसको हम लोग यूज करेंगे बाहर हमारे फ्रैगमेंट या एक्टिविटी में. ओके, एंड अगेन मैंने कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाया हो, मतलब एक स्टैक, ये जो भी चीज होगी, this all data, this all code will be shared by all the objects of this class, and I want that to happen. So इसके लिए मैंने ये सब कंपेनियन ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई किया. अब ये @volatile का ये @volatile एनोटेशन, मतलब जैसे अगर कोई चेंज होता है डेटाबेस के अंदर, सो इट शुड नोटिफाई आवर ऐप, एंड इसके लिए हम लोग ने ये @volatile यूज किया है. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल कॉल्ड इंस्टेंस, which is of the type node database. हम लोग ने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, हम लोग ने इसको नल कर दिया है, और नल करने के लिए उसको नलेबल करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग ने क्वेश्चन मार्क डाला है, ठीक है. अभी के लिए उसको नल रखा है.
Okay, so this is a function called getInstance, which will basically create an instance of the database और just return this instance if already ये database का instance create हो चुका है. अब ये अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इधर आएंगे ये synchronized में. तो चलो ये समझते हैं synchronized क्यों हम लोग ने डाला है. बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं कि only one thread of execution at a time should enter this block of code. तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल कॉल्स हो रही है गेट इंस्टेंस के, ठीक है. तो मतलब मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो कोड है, मतलब ये वाला जो कोड है जो सिंक्रोनाइज्ड के अंदर है, ये वाला कोड है, वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है. अब इससे क्या होएगा कि मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट होएंगे, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द डेटाबेसेस कैन बी क्रिएटेड. इसकी वजह से मेमोरी लीक्स हो सकता है हमारी ऐप में. एंड मेमोरी लीक्स आर वेरी डेंजरस फॉर एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसकी वजह से एंड्रॉइड ऐप जो है तुम्हारा क्रैश हो सकता है. एंड वी वांट टू अवॉइड दैट. सो व्हाट वी वांट इज जो डेटाबेस है उसका एक सिंगल इंस्टेंस ही होना चाहिए. मतलब जैसे कि अगर एक क्लास है एप्पल, ठीक है, और उसके अगर मैं उसको बोलूँ कि उसके 3 इंस्टेंसेस है, A1, A2 एंड A3. So now I'm saying that there are multiple instances of the Apple class, but what I want is I want only a single instance to be there. So which means that I cannot create another instance A2 or A3. तो मतलब एक ही instance हो सकता है उसका, and that's it. Okay. So यहाँ पर हम लोग I mean we are just making sure that only one thread और वन टाइम, आई मीन जब भी मल्टीपल कॉल्स होते भी है ये गेट इंस्टेंस को, तो भी एक ही आई मीन एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड एंटर हो सकता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक में, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम लोग एक वेरिएबल बना रहे इंस्टेंस एंड वी आर असाइनिंग इट टू दिस वेरिएबल इंस्टेंस विच इज इन कैप्स. एंड इफ दिस इंस्टेंस इज नल, मतलब हम लोग ने डेटाबेस का आई मीन डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट अभी तक बनाया नहीं है, हम लोग ने इंस्टेंशिएट नहीं किया अब तक अगर डेटाबेस को, तो उसका एक इंस्टेंस बना दो, ठीक है. एंड देन दैट दिस कैप्स वाला जो इंस्टेंस है दैट बिकम्स दिस स्मॉल लेटर्स वाला इंस्टेंस एंड विल रिटर्न दैट, ठीक है. सो यहाँ पर मैं ये वाला कोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, रूम को यूज कर रहे हैं and we are using the database builder class of the room which will build the database for our instance over here. And it requires 3 parameters. One is the context, that means it needs some information about the application, and the way we pass it is by using this context or application context. We can get instance ये context लेता है as an argument, ठीक है. And the database that we want to create is this node database over here. So we specified it like this: node database : class.java, and we want a name for our database, and that's how we specify. I mean, just inside double quotes, you specify the name of your database. Then it's not important to understand this as of now. माइग्रेशन तभी हम लोग यूज करते हैं जैसे कि अगर हम लोग ने चलो ठीक है रन कर दिया एप्लीकेशन एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट टू मेक मॉडिफिकेशंस इनसाइड अ डेटाबेस और इनसाइड अ टेबल. तो हम लोग ने लेट्स से एक कॉलम ऐड कर दिया या एक कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर दिया, तो उसको बोलते हैं एक माइग्रेशन या एक चेंज कर रहे हैं हम लोग हमारे डेटाबेस में. तो अभी हम लोग माइग्रेशन से मतलब माइग्रेशन यूज नहीं कर रहे, इसके लिए हम लोग फॉल बैक टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है. And then we are calling the dot build method. तो अभी चलो मैं अगर ये specify नहीं करता हूँ, it's like we are creating the database instance of the database, but we need to call this dot build method which will complete that process of building that database instance for us, and then we can assign it to our instance over here. And फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये capital instance को स्मॉल वाला जो ये इंस्टेंस है वो कर रहा हूँ एंड आई एम रिटर्निंग दिस इंस्टेंस. अच्छा, अभी ये कोड थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ. लेट्स से अगर 2 फंक्शंस कॉल हुए, एक आई मीन जो एक गेट इंस्टेंस है उसके 2 फंक्शन कॉल हुए, F1 और F2, सॉरी F2, ठीक है. तो फंक्शन 1 भी ये गेट इंस्टेंस को कॉल कर रहा है, फंक्शन 2 भी ये गेट इंस्टेंस को कॉल कर रहा है. ओके,
ठीक है, जब फंक्शन 1 ये गेट इंस्टेंस को कॉल करता है तब सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में ये सब होता है, ठीक है। तो मतलब एक ही फंक्शन या एक ही थ्रेड इस ब्लॉक ऑफ कोड को एंटर कर सकता है। तो मतलब F1 एंटर्ड दिस ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। अब जब मैंने इंस्टेंस को इंस्टेंस किया एंड मैंने चेक किया कि इंस्टेंस नल है, येस इट इज नल, बिकॉज अभी तो फिलहाल नल ही है, हम लोग ने ये कोड एग्जीक्यूट नहीं किया जो इंस्टेंस बनाता है, ठीक है। तो अब ये इंस्टेंस नल है, तो इसके लिए ये जो है वो ट्रू रहेगा, and then this code will be executed which will get us an instance to our database, okay। and then हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल वाला इंस्टेंस है जो हम लोग ने यहाँ पर बनाया था, ये वाला वेरिएबल, that we are assigning it to the this वाला instance which is in lower case letters, and we are returning the lower case वाला instance, ठीक है। अच्छा, अब F1 ने क्या किया, गेट इंस्टेंस को कॉल किया और एक इंस्टेंस बना दिया टू आर नोट डेटाबेस। तो अभी ये जो इंस्टेंस है, इट इज नो लॉन्गर नल, इट इज नाउ एन इंस्टेंस टू आर डेटाबेस, ओके। अब F2 आया, उसने भी गेट इंस्टेंस कॉल किया, सिंक्रोनाइज में गया, तो अब ये सिंगल फंक्शन जब F1 इसके बाहर निकल जाएगा, मतलब जब F1 आया, एंटर किया, एंड until and unless it doesn't exit the synchronized block, F2 यहाँ पर enter नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी let's say F1 exited, I mean F1 left this synchronized block, F2 आया, it entered this synchronized block, उसने एक वेरिएबल बनाया instance in lower case letters which is equal to our instance over here, this one, and now it checked if the instance is null. Now it's no longer null, right? Because ये जो value instance हम लोग ने जो यहाँ पर assign की थी, it's no longer null. Now it is an instance to our database. So now it's not null. So this whole code will never be executed. So what we are just doing is we are returning the instance that was already created. In this way, we are making sure that only one instance is created for our database. ठीक है, तो अगर ये समझ में आया होगा तो just reply, otherwise with no in the comments. Okay, it's fine. Why you have to initialize the ID to 0? You can initialize it with anything, but what I want is जब पहला node जो है जब create होएगा, it should have the value as 1. So the first node should have the value, the ID as 1. So इसके लिए 0 मैंने किया। तो जब auto generate यहाँ पर execute होता है, right? किधर गया वो? जब यहाँ पर auto generate मैंने specify किया, तो वो 0 से 1 कर देगा फॉर द फर्स्ट नोड, एंड द आईडी फॉर द फर्स्ट नोड विल बी 1. सो इसके लिए मैंने 0 रखा, एंड आई वांट दैट द आईडी शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 फॉर द नोड्स. दैट्स व्हाई आई स्पेसिफाइड इट एज 1. ओके, सो Abhi says yes, he understood whatever I explained. What about others? Okay, I think Pankaj is only replying. अगर दूसरे लोग रिप्लाई कर सकते तो प्लीज. ओके, ठीक है. Now we have our entity, we also have a DAO, we also have a database, but what we are left with basically हम लोग को एक व्यू मॉडल बनाना है जो लाइव डेटा भी यूज करता है, and that view model will call that functions inside our DAO interface so that we can get some data or insert some data inside our table, inside the database. And then we are also left with the UI controller or the fragment wala part. So we are left with these two parts. But once you create the DAO, the database, the entity, one last step before creating this view model, if you want to, ये तो optional part है, and this UI controller जिसमें तुम्हारा data display होगा, one last step after creating all these three things, entity, database and DAO, is to test whether your database is working properly or not, and that is important. ठीक है, because मैं क्या कर रहा हूँ, basically सबसे पहले सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा डेटाबेस इज वर्किंग प्रॉपरली, मतलब कि मेरे कोड में कोई एरर तो नहीं है या मेरे डेटाबेस के क्वेरीज में कोई एरर तो नहीं है, एंड इसके लिए मैं सबसे पहले टेस्ट करूँगा, एंड देन इनसाइड आवर एप्लीकेशन वी कैन यूज दैट, and we can use our database inside our application. So it's a good thing, like we are making sure that our databases will work in the app.
तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर तुम लोग ये एंड्रॉयड व्यू में होगे, इधर एंड्रॉयड व्यू के अंदर ये वाला एंड्रॉयड व्यू, ठीक है. सो इफ यू गो इनसाइड द जावा फोल्डर ओवर हियर, ठीक है, इनसाइड योर जावा फोल्डर, इनसाइड द पैकेज लाइक com.example.myapplication, तो ऐसे तो 2 या 3 फोल्डर्स रहेंगे. बट व्हाट यू वांट इज यू वांट टू गो इनसाइड द एंड्रॉयड टेस्ट वाला फोल्डर. ये एंड्रॉयड टेस्ट, इफ यू आर एबल टू सी, एंड्रॉयड टेस्ट लिखा होगा पैकेज नेम के बाजू में. Click on that folder and create a file called notedatabasetest.kt. ठीक है. And now this code I've actually copied from the code labs itself. ठीक है. So you can just copy it from the code labs because वो जो code उन लोगों ने लिखा है, it's like a boilerplate code which you can also use. So you just need to copy paste that code and you can just modify it. So I'll uncomment this code. Okay. So basically what you do is you create a class called note database test and हम लोग specify करना चाहते हैं कि ये एक test है and the way we specify is by creating a file inside our Android test folder. मतलब ये एक test है जो हम लोग कर रहे हैं. It's not an application that we are running and we want it to run with a runner. And there are a lot of runners like JUnit 4runner, Android JUnit 4runner, जो बेसिकली टेस्ट करने के टाइम पे यूज होता है. ठीक है, तो हम लोग ये वाला रनर यूज कर रहे हैं. यू कैन यूज JUnit 4runner ऑल्सो. एंड इनसाइड दिस वी आर क्रिएटिंग 2 latenate वेरिएबल्स. एक है नोट डाउ टाइप का एंड एक है नोट डेटाबेस टाइप का. एंड वी हैव गिवन द नेम्स एज नोट डाउ एंड DB respectively. Now, if you want to specify some code that needs to be executed before the test is run, so you do that by annotating a function with @before, and then you create a function. You can name it anything. So what I want is एक database create हो जाना चाहिए before the test is even actually executed. So इसके लिए मैंने @before से denote किया उसको. And we want the target, we want the application's context. And this is one way to get the application context by using the instrumentation registry.get instrumentation. You will get some error for import statements. Just click that red bulb icon that appears over here and it will import it for you over here. Okay. And then what we are doing over here is we are using rooms इन मेमोरी डेटाबेस बिल्डर. इन मेमोरी डेटाबेस बिल्डर मतलब कि जब ये टेस्ट हो रही है एंड जो भी वो टेस्ट डेटा जनरेट करता है, दैट डेटा, ऑल दैट डेटा शुड बी क्लियर्ड आफ्टर दिस टेस्ट इज कंप्लीटेड. बिकॉज हम नहीं चाहते कि जो भी टेस्ट ने जनरेट किया डेटा, इट इज जस्ट लेफ्ट एज इट इज एंड it will be then stored on device, user's device. We don't want that to happen. ठीक है. तो what we want is जो भी data generate करता है room while testing, it should be deleted, and that's by using this in-memory database builder. So it will build the database, but it will also make sure that जो भी data generate हुआ है सारा का सारा clear हो जाए. We'll pass in the context which we got from here, and we'll pass in our node database class like this. Now we want कि जो भी processes हो main thread पे हो. अब देखो तुम्हारे Android device पे बहुत सारे threads होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे processes at the same time run हो सकते हैं. ठीक है, तो एक process बोल रहा है कि मुझे print करना है name on the screen. एक process बोल रहा है कि मुझे data के मुझे यूजर के डिवाइस पे डेटा स्टोर करना है. एक प्रोसेस बोल रहा है कि मुझे कोई नेटवर्क कॉल करना है यूजिंग रेट्रोफिट. ठीक है, तो ये सारे अलग अलग प्रोसेसेस हैं एंड दिस कैन साइमल्टेनियसली हैपन विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज. और तुम्हारे एंड्रॉइड डिवाइस पे एक मेन थ्रेड होता है और मेन थ्रेड इज यूजुअली यूज्ड फॉर यूआई, और इफ यू आर टेस्टिंग देन इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पसेस. ठीक है, एंड ऑल्सो व्हाइल यू आर टेस्टिंग मेक श्योर योर सिमुलेटर इज ओपन. तो इन माई केस इट इज ओपन एंड आई विल स्टॉप द ऐप. मैं रन करके रखा था ऐप को. ओके, मेक श्योर योर सिमुलेटर इज ओपन. ठीक है, तो ये जो भी टेस्ट रन होगी वो मेन थ्रेड पे रन होगी. ओके, एंड देन वी आर बिल्डिंग दैट इंस्टेंस. अगेन दिस डॉट बिल्ड जस्ट कंप्लीट्स दैट प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आवर नोट डेटाबेस. ठीक है,
then what I'm saying is this note DAO variable should now become this database का note DAO, क्योंकि अगर हम लोग हमारी database के कोड में देखेंगे तो नोट डेटाबेस में अगर जाएंगे तो उसका एक पर्टिकुलर DAO भी होता है, ठीक है, नोट DAO which is of the type note DAO. So we are referring to that DAO that we created and we are assigning it to our node DAO variable over here. Now I want some function to be executed after our tests. So जब हमारी सारी टेस्ट जो भी हम लोग ने यहाँ पर मेंशन की है, so let's first okay, I'll first explain this one, then I'll explain the after वाला part. So I want some tests, or to be more precise, some functions to be executed so that मैं check कर सकता हूँ कि सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं. So I'll annotate a function with @test. तो ये मेरा function है insert and get note, which basically inserts a note and gets a note. तो मैंने @test से annotate किया है and @throw से भी annotate किया है. मतलब अगर कोई error occur होता है in case, so it should throw an exception or an error. तो exactly जो error है या जो exception है जो हुआ है वो मुझे बताएगा. So उससे मुझे पता चलेगा कि क्या problem occur हुई है while testing. ठीक है, so this is a function I have annotated with @test and this will get executed. So basically मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने बोला कि नोट डेटाबेस जो है, ये जो नोट है ये एक डेटा क्लास है, उसके हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे. तो यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस बना रहा हूँ val note is equal to note, ठीक है. और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि नोट में ये मैंने प्राइमरी की बनाया और ऑटो जनरेट ट्रू डिनोट किया उसको. तो यहाँ पर देखो, जब मैंने नोट इंस्टेंस बनाया मैंने आईडी स्पेसिफाई ही नहीं किया किधर भी, ठीक है. एंड क्योंकि मैंने आईडी स्पेसिफाई नहीं किया तो ये ऑलरेडी मेरे लिए ऑटो जनरेट कर देगा. मतलब 0 से 1 कर देगा फॉर द फर्स्ट नोट एंड 1 से 2 कर देगा फॉर द सेकंड नोट, ऐसा, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे आईडी स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. मैंने सीधा टाइटल स्पेसिफाई कर दिया एंगुलर, एंड बॉडी में स्पेसिफाई कर दिया एंगुलर इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क. आई मीन टेस्टिंग के टाइम पे कुछ तो डालना पड़ेगा, राइट. तो मैंने एंगुलर और एंगुलर इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एज द टाइटल एंड बॉडी पास कर दिया. नाउ आई एम यूजिंग द नोट DAO ओवर हियर. तो जैसे कि मैंने बोला था कि DAO इज यूज्ड फॉर द क्वेरीज वाला पार्ट, like how you execute queries is by using the DAO. So I'm using this DAO, our node DAO, which is over here, and I'm calling the insert function. And that insert function accepts a note which is of the type this note data class, and I'm passing that note which I created over here, ठीक है. तो once I pass in over here, जो insert query है हमारी automatically execute हो जाएगी और हमें वो insert query लिखने की जरूरत नहीं है. It does the insert for us, ठीक है. तो मतलब ये insert हो गया using the DAO. Now I want to create another variable val note to check. मतलब अभी तो फिलहाल कोई नोट्स नहीं है, राइट, ठीक है. तो जो फर्स्ट नोट अंदर जाएगी उसकी आईडी क्या रहेगी, 1, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने नोट में 0 तो लिखा है, लेकिन फर्स्ट नोट के लिए इट विल फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू, आई मीन इंक्रीमेंट दिस डिफॉल्ट वैल्यू बाय 1 एंड देन फॉर द फर्स्ट नोट इट विल सेट द आईडी एज 1. तो अभी तो टेस्टिंग के टाइम पे खाली एक नोट इंसर्ट कर रहे, तो फर्स्ट नोट के लिए तो आईडी 1 ही रहेगी. सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट फर्स्ट नोट आई एम गेटिंग, जो भी मैंने इंसर्ट किया वापस वो मैं ले रहा हूँ. एंड दिस assert इक्वल्स बेसिकली क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि नोट टू चेक. अब ये नोट टू चेक नलेबल हो सकता है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने आईडी स्पेसिफाई कर दिया 2 तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो नल होगी, ठीक है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाला हूँ बिकॉज इट कैन बी नल, ठीक है. एंड देन डॉट टाइटल, मतलब नोट टू चेक, मतलब जो नोट मुझे मिलेगा. सो आई एम सॉरी फॉर दैट, मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम. पलक का कॉल आ रहा है. पलक यू कॉल मी, कोई डाउट है क्या? No, that was by mistake, WhatsApp call. Oh, अच्छा. अच्छा, पंकज ने एक क्वेश्चन पूछा है, इफ यू वांट असिंक्रोनस क्वेरीज टू डीबी देन विल यूज कोरूटीन्स, राइट. देखो पंकज, मैं आंसर तो कर दूंगा तुम्हारा क्वेश्चन, लेकिन अभी अगर मैं आंसर करूंगा तो दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. सो व्हेन वी
गेट बैक टू द को रूटीन्स वाला पार्ट, तब मैं तुम्हारी क्वेरी को आंसर कर दूंगा, एंड इनफैक्ट जब एक्सप्लेन करूंगा तब तुम्हारी क्वेरी ऑटोमेटिकली आंसर हो ही जाएगी। ओके, सो द नोट दैट वी वांट टू चेक, उसका टाइटल हम लोग चेक कर रहे हैं कि एंगुलर है या नहीं, बिकॉज हम लोग ने क्या इंसर्ट किया था, एक ही नोट इंसर्ट किया था जिसका टाइटल एंगुलर है। हम लोग वो नोट की आईडी, आई मीन वो नोट की आईडी को यूज करके वो नोट को गेट कर रहे हैं, एंड वी नो दैट द आईडी इज गोइंग टू बी 1। तो हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि वो जो नोट हम लोग ले रहे हैं उसका जो टाइटल है वो एंगुलर है या नहीं। ओके, एंड अनदर टेस्ट विच बेसिकली गेट्स ऑल द नोट्स, ठीक है। तो वो नोट डाउ का गेट ऑल नोट्स फंक्शन को कॉल करता है, विच बेसिकली गिव्स अस अ लाइव डेटा ऑफ द टाइप लिस्ट, मतलब एक लिस्ट देगा ऑफ नोट्स, एंड दैट विल बी अ लाइव डेटा, ठीक है। तो अभी मैंने ये नोट्स को किधर यूज नहीं किया, बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं नोट्स को लेना चाह रहा हूँ, आई मीन आई वांट टू गेट ऑल द नोट्स, तो वो आ रहे या नहीं, बस टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब वील कम टू दिस आफ्टर वाला पार्ट। सो एट आफ्टर मतलब अगर ऐसा कुछ कोड तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, आफ्टर ऑल द टेस्ट्स आर एग्जीक्यूटेड, देन वी यूज दिस एट आफ्टर नोटेशन, एंड वी ऑल्सो यूज दिस एट थ्रोज नोटेशन, जिसमें आईओ एक्सेप्शन हो सकता, मतलब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन हो सकता है इन दिस फंक्शन, हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग ने एट थ्रोज यूज किया है, जिसमें हम लोग को बताएगा कि कोई अगर एक्सेप्शन या एरर अकर हुआ है तो एग्जैक्टली बताएगा कि क्या एक्सेप्शन या क्या एरर अकर हुआ है। सो विल नेम दिस फंक्शन एवरीथिंग, आई मीन एनीथिंग, क्लोज डीबी, क्लोज, कुछ भी अगर तुम लोग को स्पेसिफाई करना है, आई मीन यू कैन नेम दिस फंक्शन एनीथिंग। एंड व्हाट आई वांट इज वंस all the queries are executed in this test वाला functions, I want the database to be closed, ठीक है। तो db.close यूज करते हैं उसके लिए, तो बेसिकली वो जो हमारा डेटाबेस है उसको क्लोज कर देगा। ओके, सो नाउ वी डोंट वांट टू रन आवर एप्लीकेशन, वी वांट टू रन आवर टेस्ट, मतलब ये फाइल को, सिर्फ ये फाइल को रन करेंगे हम लोग। तो we'll go to our node database test जो हमारे एंड्रॉइड टेस्ट फोल्डर के अंदर है यहाँ पर। we'll right click on that and we'll click on run node database test. Okay, this might take some time, and if you click on this build thing over here, you will see all the things that are happening in the test. So this will take some time. ओके, अंटिल देन अगर कोई दूसरे डाउट्स हो किसी को तो पूछ सकते हैं। ओके, हाउ कैन वी पास मल्टीपल एंटिटीज इन द नोट डेटाबेस टू यूज मल्टीपल एंटिटीज टेबल, अच्छा मल्टीपल टेबल्स। अगर हम लोग, अच्छा अभी खुराना ने पूछा कि अगर हम लोग को मल्टीपल एंटिटीज डालने हमारे डेटाबेस के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक ओवर हियर हम लोग ने एक नोट डेटा क्लास बनाया, एक और डेटा क्लास बना लो जैसे कि यूजर्स, ठीक है। और फिर हमारे नोट डेटाबेस के कोड के अंदर ये जो लिस्ट है ना उसके अंदर स्पेसिफाई कर दो, जैसे कि अगर तुम लोग ने यूजर डेटा क्लास बनाया है, ठीक है, तो यूजर कोलन क्लास, तो ऐसे तुम लोग स्पेसिफाई कर सकते हो। सो नाउ यू हैव लाइक टू एंटिटीज और टू टेबल्स इन वन सिंगल डेटाबेस। ओके, ठीक है, यू अंडरस्टूड अभी। ओके, अच्छा, तो अभी हम लोग का जो टेस्ट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड ओवर हियर इट सेज टेस्ट पास्ड 2 of 2, मतलब हम लोग ने यहाँ पर अगर हम लोग के फाइल में जाएंगे नोट डेटाबेस टेस्ट के, हम लोग ने 2 टेस्ट बनाए थे, राइट। ये 2 टेस्ट बनाए थे, तो द ऑल द टेस्ट वर पास्ड एंड कोई एरर्स नहीं आए, मतलब अभी आई एम श्योर कि हमारे जो भी क्वेरीज है वो बराबर एग्जीक्यूट होएंगे और कोई एरर्स नहीं मिलेंगे हम लोग को, ठीक है। सो हम लोग का डेटाबेस तो वर्क कर रहा है प्रॉपरली, क्वेरीज भी बराबर वर्क कर रही है प्रॉपरली। सो नाउ वी कैन यूज इट इन आवर एप्लीकेशन। आई विल कमेंट दिस कोड। ओके, नाउ वी गेट बैक टू आवर नोट डाउ, ठीक है। अब बिफोर moving forward, I want to talk something about coroutines, and that's where Pankaj ka query also comes into consideration. ठीक है, just a second.
या ओके, लैग हो रहा है बहुत. ओके, सो बेसिकली को रूटीन्स करके कुछ होता है. तो अगर कोई लॉन्ग रनिंग टास्क है, जैसे कि अब यहाँ पर जब कोई ऐप रूम को यूज करता है टू स्टोर सम डेटा ऑन द यूजर्स डिवाइस, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग रनिंग टास्क, बिकॉज यू डोंट नो कि वो कितना टाइम लगाएगा. बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि यूजर के डिवाइस के रैम में बहुत ज्यादा एप्स खुले हुए हैं, एंड उसमें उसको डेटाबेस क्वेरीज भी करना है. So you don't know how much time it will take, and that's why it's considered as a long running task. And if you want to handle these long running tasks elegantly and efficiently, you use something called coroutines. So that's why coroutines are helpful. And basically coroutines are asynchronous. So asynchronous का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि अगर कोई फंक्शन है जो वेट कर रहा है कोई चीज के लिए, जैसे कि लेट्स से अगर एक सिंगल थ्रेड है, ठीक है, उसमें दो प्रोसेसेस एंटर हुए. फर्स्ट प्रोसेस आया, वो बोल रहा है कि मुझे एक डेटा चाहिए कुछ, तो इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा. सो वो क्या करता है कि वो सस्पेंड हो जाता है या पॉज हो जाता है, एंड इट लेट्स द सेकेंड प्रोसेस एग्जीक्यूट, जिसको कुछ वेट नहीं करना पड़ता है. ठीक है, तो आई मीन इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा. एंड एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ. सो लेट्स से यू आर इन अ लाइन जिसमें दो चीज मिल रही है. एक है बिरयानी, एक है दाल. आई मीन आई कुडंट थिंक ऑफ अ बेटर एग्जांपल. एंड बिरयानी को प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लगेगा, एंड आई एम द वन वेटिंग फॉर इट, एंड देयर इज माय फ्रेंड बिहाइंड हु इज वेटिंग फॉर दाल, एंड दाल इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. तो मैं क्या करता हूँ, मैं साइड हट जाता हूँ, एंड मैं मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ कि तू दाल लेके चले जा, एंड मैं वेट करता हूँ बिरयानी के लिए, एंड जब बिरयानी प्रिपेयर हो जाएगी आई कैन टेक दैट बिरयानी एंड गो. सो इससे क्या हो रहा है कि मैं ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ मेरे पीछे जो फ्रेंड्स है. तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. तो को रूटीन्स जो है असिंक्रोनस होते हैं. मतलब अगर मतलब वो सस्पेंड हो सकते हैं, वो पॉज हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर दूसरे जो भी प्रोसेस है वो रन हो सकते हैं, जिनको कुछ वेट नहीं करना पड़ता है. ठीक है. देन को रूटीन्स आर ऑल्सो नॉन ब्लॉकिंग. तो ये एक चीज जो मैंने पहले बोला था कि जो भी तुम लोग का यूआई का जो भी प्रोसेस होता है, दैट हैपेंस ऑन द मेन थ्रेड और द यूआई थ्रेड, एंड एवरी I mean, non-blocking means that a coroutine does not block the main or the UI thread. So, like with coroutines, users always have the smoothest possible experience because UI interaction जो है एकदम smooth हो जाता है. तो coroutines ब्लॉक नहीं करते मेन थ्रेड को या यूआई थ्रेड को. एंड देन coroutines use suspend functions to make asynchronous code sequential. अब इसका मतलब ये है कि सस्पेंड फंक्शंस, मतलब इसका मतलब ये है कि वो सस्पेंड फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जो एक अलग थ्रेड को यूज करते हैं. आई मीन इट डजंट यूज द मेन थ्रेड और द यूआई थ्रेड फॉर दिस रूम काइंड ऑफ ऑपरेशंस. मतलब रूम में जो ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस के, उसके लिए वो मेन थ्रेड है यूआई थ्रेड का यूज नहीं करता. बिकॉज सी यूआई हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी और उसमें बहुत सारा प्रोसेस ऑलरेडी रन होता है. एंड अगर हम रूम के भी सारे ऑपरेशंस अगर यूआई थ्रेड या मेन थ्रेड में करेंगे तो बहुत लोड आ जाएगा वो थ्रेड पे, एंड दैट माइट क्रैश द एप्लीकेशन. सो व्हाट वी वांट इज इट यूजेस अ other thread that is optimized for this particular purpose of room. तो इसके लिए हम लोग suspend function use करते हैं. Now one difference between blocking and suspending is that if a thread is blocked, कोई दूसरा work नहीं हो सकता, कोई दूसरा काम नहीं हो सकता. But if a thread is suspended, तो दूसरा कोई काम हो सकता है, तो दूसरा कोई काम हो सकता है, राइट. सो इसके लिए हम लोग सस्पेंड फंक्शंस यूज करते हैं और को रूटीन्स यूज करते हैं. आई मीन को रूटीन्स कैन यूज सस्पेंड फंक्शंस, जिसकी वजह से हम लोग कोई ब्लॉक नहीं कर सकते कोई थ्रेड को. ओके ओके, सो विल लुक एट एन एग्जांपल. यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें हम लोग को रूटीन्स नहीं यूज कर रहे लेफ्ट साइड पे. तो हम लोग ने कोई एक लॉन्ग वर्क एग्जीक्यूट किया, एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया जिसमें कुछ लॉन्ग टास्क हो रहा है, एंड यहाँ पर हम लोग को रूटीन्स नहीं यूज कर रहे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कोई और काम हो ही नहीं सकता. मतलब अगर एक और फंक्शन है जिसको एग्जीक्यूट होना है,
एंड उसको कुछ चीज़ के लिए वेट नहीं करना है. And because of this, I mean, because of this long work that is not even using the core routine, उसकी वजह से यहाँ पर कोई काम हो नहीं सकता जिसकी वजह से वो थ्रेड ब्लॉक हो चुका है. अब लेट्स सी एन एग्जांपल विथ core routines. तो अगर ये फंक्शन जो है core routines को यूज करता है तो इससे क्या हो सकता है कि हम लोग जो लॉन्ग रनिंग वर्क है उसको सस्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर, एंड देन अदर वर्क कैन हैपन. तो मतलब अगर दूसरा कोई फंक्शन है जिसको एग्जीक्यूट होना है वो सेम थ्रेड में, तो वो हो सकता है बिकॉज जो हमारा लॉन्ग वर्क है वो सस्पेंड हो चुका है, उसको साइड में हटा दिए, ऐसा समझो. ठीक है, ओके. we'll go to our Android Studio window. Okay, I'll change the fragment to, अच्छा room fragment ही है, ठीक है. So it's room fragment itself and we'll go to our room fragment वाला फाइल. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे रूम फ्रैगमेंट में क्या क्या है. सो XML फाइल में क्या क्या है हमारे रूम फ्रैगमेंट के. तो एवरीथिंग इज रैप्ड इनसाइड लेआउट एंड देन वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल कॉल्ड नोट व्यू मॉडल जो हम लोग यूज करने वाले हैं. ठीक है, एंड वी हैव अ टेक्स्ट व्यू, 2 बटन्स, एंड ये बटन ऐड नोट पे दबाएंगे तो एक नोट क्रिएट हो जाएगा, एंड क्लियर पे दबाएंगे तो सारे के सारे जो नोट्स है वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, नाउ विल लुक एट आवर कोड ऑफ नोट व्यू मॉडल जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसा कोड है जो तुम लोग को समझ में आएगा, डोंट वरी, मैं समझा दूंगा. सो व्हाट आई वांट इज नोट व्यू मॉडल में आई वांट टू पास इन अ पैरामीटर एंड दिस पैरामीटर इज आवर डाओ और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट. बट जैसे कि मैंने पहले बोला कि यहाँ पर तो हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे, लेकिन हम लोग को फ्रैगमेंट से पास करना होगा, तो इसके लिए हम लोग को एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी व्यू मॉडल के लिए. तो इसलिए मैंने नोट व्यू मॉडल फैक्ट्री बनाया जो सेम वही आर्ग्यूमेंट्स देता है, नोट डाउ. इसको मैंने नाम दे दिया डेटा सोर्स. यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट एंड दैट रिटर्न्स दैट नोट व्यू मॉडल. ठीक है, नाउ इनसाइड अ नोट व्यू मॉडल there is a val notes which is of the type live data of the type list of the type note. मतलब एक list of notes है जो live data है, and how am I getting that? I mean I'm assigning it to the database. मतलब जो ये note DAO है उसमें get all notes function को execute करता है. तो अगर ये get all notes के function को देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा function है get all notes, ये एग्जीक्यूट हो रहा है और हम लोग को लाइव डेटा दे रहा है. ठीक है, एंड देन इनसाइड द इनिट आई एम ऑल्सो लॉगिंग दैट. अगर उसमें कुछ डेटा है तो वो लॉग भी करेगा. ठीक है, नाउ देर इज अ फंक्शन कॉल्ड ऑन एड. अच्छा, अभी इसके लिए मैंने डेटा बाइंडिंग यूज किया. तो अगर हमारे XML फाइल में जाएंगे रूम के, मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया नोट व्यू मॉडल. ठीक है, एंड मैंने ये बटन के लिए जो ऑन क्लिक है, मैंने एक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी डाला हो दैट यूजेस दिस एट एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन. एक फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है. सो instead of like just specifying a variable that I want to observe or a live data that I want to observe, I want to execute a function which is in our note view model. And how you do that is by using brackets, then arrow, and then the view model dot whatever function you want to execute. तो मतलब अगर ये बटन पे क्लिक करेंगे तो ये on add फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा. अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे core routines, I mean जब हम लोग रूम डेटाबेस के साथ काम करते हमें हमेशा core routines को यूज करना चाहिए. And the way you open a core routine or you execute a core routine by using view model is by using the view model scope.launch. ठीक है, तो एक core routine scope करके भी कुछ होता है. I hope I spelled it correctly. Okay, तो core routine scope basically क्या करता है? It manages all the core routines. ठीक है, तो जो भी तुम्हारा ऐप core routines यूज कर रहा है उसको मैनेज करता है. ठीक है, तो उस core routine scope को यूज करके हम लोग एक core routine को लॉन्च कर सकते हैं. बट व्यू मॉडल ये जो व्यू मॉडल क्लास है जो एंड्रॉयड हम लोग को प्रोवाइड करता है, उसमें हम लोग व्यू मॉडल स्कोप को यूज करते हैं
which automatically uses that coroutine scope itself, and जिससे हम लोग एक coroutine launch कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एक coroutine ही launch किया है. So what it does is it creates a new node which has a title, which has a body. I mean, this is a silly note. Title मैंने Angular दिया और body मैंने Vue दिया. It's a silly note. No one will create such a note. But this is just to show an example. And I'm calling an insert function. अब ये देखो, ये जो insert function है ना, ये actually ये DAO का function नहीं है. तो अगर मैं ये insert function आपसे हटा दूंगा, ये मेरे को error देता है because ये वो DAO का function नहीं है. अगर मुझे वो DAO का insert function use करना है, तो I would have to write database dot insert. तो मुझे एक insert function बनाना पड़ेगा, ठीक है, and that insert function is basically a suspend function. अच्छा, इसके पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे डेटाबेस में सारे जो DAO, जो नोड DAO में जो भी क्वेरीज है, उन सब को सस्पेंड कर देता हूँ एक्सेप्ट फॉर द वन दैट रिटर्न्स लाइव डेटा. अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज जो लाइव डेटा रिटर्न करता है ना, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड होता ही है, तो इसको सस्पेंड बनाने की जरूरत नहीं है. एंड अगर कोई भी एक फंक्शन को सस्पेंड कर देते हैं जो लाइव डेटा रिटर्न करता है, it will tell you or it will notify you about redundant use of suspend, because उसको suspend बनाने की जरूरत नहीं है. तो जो भी अगर फंक्शन है जो लाइव डेटा को रिटर्न करता है, you don't need to make it suspend. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये insert फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एंड रिमेंबर दैट ये जो हमारा DAO फंक्शन है, ये DAO फंक्शन में जो हम लोग का सस्पेंडेड फंक्शन है insert, this suspended function can be called by a suspended function only. इसके लिए मैंने अलग से ये suspended function बनाया है insert, which basically just executes one single line of code, and that is our DAO का insert function, and we are passing this new node over here. ठीक है, and then ये तो तुम लोग like optional है. If you want to write this code, you can write. So basically what I want is जब मैं insert कर देता हूँ उस node को, I just want to make sure कि वो node बराबर insert हुआ है या नहीं. So this is just one, all जो भी nodes insert हुए हैं, that should be logged. Like अगर 2 nodes insert हुए तो it should give a list of 2 nodes. तो ये तो basically मैं log कर रहा हूँ. This is optional. If you want, you can do it. And then similarly I have created an on clear function. तो अगर हमारे फ्रैगमेंट में अगर ये clear मेथड पे clear बटन पे यूजर क्लिक करता है, तो on clear जो है एग्जीक्यूट होगा. Again we are launching a coroutine, and then over here we are executing a suspend function which will call database.clear, क्योंकि जो clear मेथड है हमारे DAO में जो clear मेथड है, that is a suspend function. And as I said earlier, a suspend function can be called only by a suspend function. तो इसके लिए हम लोग ने एक अलग से function बनाया है यहाँ पर, ठीक है. And then जब clear हो जाता है तो मैं log कर देता हूँ cleared everything. Okay. So now we have 2 methods that will just add a node, and that will clear all the nodes. And यहाँ पर ये जो लाइन है, बेसिकली what it's doing is getting all the nodes. and एक चीज यहाँ पर नोटिस करना है कि ये तो सस्पेंडेड फंक्शन नहीं है, राइट, गेट ऑल नोड्स. तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट यूज अ वैल और अ वैर or just a simple function to get that live data using the get all nodes function. I don't have to create a suspend function for that. ठीक है, तो ये एक बस डिफरेंस है when you're working with live data. Okay, note view model का पार्ट हो गया. Now let's come to our Kotlin code of our fragment. तो बेसिकली ये वही है, बाइंडिंग का इंस्टेंस बनाया हो जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस सेशन में कवर किया था, ठीक है. एंड देन बेसिकली व्हाट आई वांट इज, जो हमारा डेटाबेस है, राइट, उसका जो गेट इंस्टेंस मेथड है, दैट एक्सेप्ट्स अ कॉन्टेक्स्ट. उसको एक इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द एप्लीकेशन सो दैट इट कैन क्रिएट द इंस्टेंस, एंड दैट एप्लीकेशन इंस्टेंस वी गेट बाय दिस. तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वायर नॉट नल, बेसिकली हम लोग इसके लिए यूज कर रहे हैं
because we don't want null to be, I mean we don't want this to be null. इसके लिए हम लोग we are just making sure कि अगर require not null इसके अंदर अगर कुछ null value आ जाती है तो वो error throw कर देगा, ठीक है. So we are just making sure that ये जो value है वो null ना हो, and over here we pass in the this fragment का activity and dot application. मतलब ये fragment के activity की information में देखो and उसका dot application. तो basically जो हमारा application है, जो application का context है और the information that the get instance method wants about the application, we are getting it over here, and then we are passing it inside a get instance argument, I mean inside the argument of get instance. अच्छा, जब हम लोग को डेटाबेस मतलब जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेते तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट वेल नोट डाउ, मतलब उस डेटाबेस का डाउ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डॉट नोट डाउ. ओके, नाउ I created an One second. We have 4 participants, मतलब students learning. So if we want, we can just keep a separate session if they are tired. Actually, अच्छा, we can keep it in the next session, but what do you want? Yeah, we can keep it in the next session. Rishabh and Vriddhi. एक मिनट मतलब we can keep it in the next session, but I complete this in like 5 or 10 minutes because it's almost done. Like 2-3 चीजें explain करना, which will just take 5 or 10 minutes. अच्छा, no issue. फिर भी अगर चैट सेक्शन में आप बता दो कि नेक्स्ट सेशन में लेना है या ये सेशन में लेना है, बट मतलब ऐसे सेशन करेंगे प्रॉपर, सिर्फ इनके साथ ही कंटिन्यू कर लेंगे. बट एनीवेज अगर अभी हो रहा है तो अभी कर लेते हैं. अच्छा, बस एक बार और रिप्लाई कर दूं ना कि कंटिन्यू करना है. अच्छा, यस कंप्लीट. ओके, ठीक है. सो अब मैंने जो हमारा व्यू मॉडल फैक्ट्री है उसका एक इंस्टेंस बनाया, एंड उसके अंदर मैंने जो हमारा डेटा सोर्स है, बेसिकली जो हमारा डाओ है वो पास कर दिया नोट व्यू मॉडल फैक्ट्री में, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स अ डाओ, नोट डाओ, ठीक है. देन आई क्रिएटेड इंस्टेंस ऑफ द नोट व्यू मॉडल, और व्यू मॉडल प्रोवाइडर में मैंने वो ओनर स्पेसिफाई किया विच इज दिस फ्रैगमेंट, एंड आई ऑल्सो स्पेसिफाइड द फैक्ट्री, एंड देन डॉट गेट मेथड यूज करके मैंने स्पेसिफाई किया कि कौन सा व्यू मॉडल मुझे, कौन से व्यू मॉडल का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है या इंस्टेंस बनाना है. देन आई यूज दिस बिकॉज आई वांट टू यूज डेटा बाइंडिंग विद लाइव डेटा. मतलब यहाँ पर फ्रैगमेंट रूम में मैं सीधा यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ और मैं ये लाइव डेटा को ऑब्जर्व कर सकता हूँ. तो इसके लिए मैंने ये 2 लाइन्स स्पेसिफाई की है, बाइंडिंग डॉट लाइफ साइकिल ओनर इक्वल टू दिस, जिसमें विच आर इम्पोर्टेंट लाइन्स. सो बाइंडिंग डॉट नोट व्यू मॉडल इज इक्वल टू नोट व्यू मॉडल. मतलब हमारे XML फाइल में जो नोट व्यू मॉडल है ये वाला, that is equal to this node view model, so that it can observe the this nodes wala value in our node view model, ठीक है. And then in the end I'm just returning the root of the layout. So it's this thing, मतलब basically I'm returning this whole layout, तो जिसकी वजह से ये fragment visible है, ठीक है. So मैं क्या कर रहा हूँ, the text of this text view over here, what I'm setting it as at curly braces open, curly braces closed, and inside that I'm using the note view model dot notes, but that dot notes is a list. अब ये ध्यान से देखो कि यहाँ पर तो लाइव डेटा लिस्ट नोट है, राइट. तो यहाँ पर लाइव डेटा रिटर्न होना चाहिए. नो, इट डजंट रिटर्न द लाइव डेटा, इट डायरेक्टली रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ नोट्स, ठीक है. सो अब तो ये तो लिस्ट है ना, हम लोग लिस्ट नहीं पास कर सकते एज द टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट व्यू. आई वांट टू पास अ स्ट्रिंग, तो आई विल कन्वर्ट दैट टू अ स्ट्रिंग, ठीक है. तो पूरा जो लिस्ट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग एंड इट विल बी डिस्प्लेड इन द प्लेस ऑफ दिस टेक्स्ट व्यू. सो लेट्स रन आवर एप्लीकेशन. अच्छा सॉरी, अब ऐसा आई मीन एक चीज़ ये होता है कि जब तुम लोग नोट डेटाबेस टेस्ट को जब रन करते हो ना, तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली ये नोट डेटाबेस टेस्ट सेट हो जाता है. तो जिसकी वजह से अगर तुम लोग रन करोगे ना तो ये नोट डेटाबेस टेस्ट रन होता है, नॉट द एप्लीकेशन.
So just make sure when you want to run the application, you change it to app and then click on run. Till then, if anyone has doubts, they can ask. Okay, seems like no one has a doubt. Okay, we'll wait for the app to run. Maybe there is one doubt. Acha. Why does not return live data in XML? हाँ समझ नहीं आया. Why does notes not return live? एक minute. I exactly do not understand your doubt. Why does notes not return live data in XML? मतलब तुम क्या पूछना चाहते हो, लाइक जो भी लाइव डेटा हम लोग को मिल रहा है वो XML फॉर्मेट में क्यों नहीं मिल रहा है, लाइक टैग्स में क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते वो डेटा को, ऐसा पूछ रहे हो? अच्छा, अंटिल देन मैं अभी खुराना का जो डाउट है वो सॉल्व कर देता हूँ. Can't we only use this instead of application? No, we cannot use this instead of application because यहाँ पर जो किधर गया वो कोड, रूम फ्रैगमेंट या यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट हम लोग पास कर रहे हैं गेट इंस्टेंस के अंदर, वी डोंट वांट टू पास द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फ्रैगमेंट. जैसे कि यहाँ पर व्यू मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, वी कैन पास द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रैगमेंट ओवर हियर, जो हमारा फ्रैगमेंट है, नॉट द होल एप्लीकेशन. लेकिन आई मीन द डेटाबेस के इंस्टेंस के लिए आई वांट टू पास द एप्लीकेशंस कॉन्टेक्स्ट, तो हम लोग इसके लिए ये यूज कर रहे हैं. We don't want to pass the fragments context. Okay, Abhigurana, you understood, right? Okay. Acha, before Pankaj asks his doubt, we'll just see if our application works properly. So I don't know अगर तुम लोग को ये टेक्स्ट में दिख रहा होगा कि एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट है या नहीं. मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको. Okay. So I'm not sure if you're able to see this list over here. Basically यहाँ पर एक empty list है, तो open brackets है, close brackets है, उसमें कुछ भी नहीं है बिकॉज अभी तक हम लोग ने कुछ ऐड नहीं किया है ना नोट, मतलब हम लोग ने कुछ नोट बनाए ही नहीं है. So we'll click on this add note, which will add the note, and as you can see, first note के लिए ID क्या सेट करता है 1, and title again angular और body view because मैंने वो सेम ही रखा हो सबके लिए. एड नोट पे अगेन क्लिक किया तो दूसरी नोट ऐड हो गई, ID 2 हो गई. एड नोट पे वापस क्लिक किया तो ID 3 हो गई. नाउ आई क्लिक ऑन क्लियर विच विल क्लियर ऑल द डेटा, तो वापस जो है लिस्ट जो है पूरी एम्प्टी हो गई. नाउ आई अगेन क्लिक ऑन एड नोट एंड यू विल नोटिस दैट द ID बिकम्स 4. अब ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, बिकॉज टेबल जो है वो ID की जो लास्ट वैल्यू उसका ट्रैक रखता है, तो लास्ट value of the ID was 3. So for the new node that is going to come, irrespective of the data that has been cleared, it will use the last, I mean, it will use the latest ID value. मतलब जो latest ID value है 3 जो थी उससे एक आगे करेगा, मतलब एक इंक्रीमेंट करेगा, and it will use 4 for that newly created node. But if you want that कि वापस 1 से शुरू हो सारे जो भी IDs है सारे 1 से शुरू हो, तो what you can do is you can go into this app and यहाँ पर किधर गया, हाँ, basically you can go into that app info and यहाँ पर storage and cache में जाके clear storage या clear data. In some devices it says clear data, in some devices it says clear storage. So clear all the data of that application. इससे क्या होएगा, जो IDs है वो वापस 1 से शुरू होगी and not with 4 or 5 or something like that. ठीक है, तो अगर add note पे वापस में क्लिक करते जाऊँगा, ऐड होते रहेगी नोट, और अगर मैं क्लियर करूँगा तो क्लियर हो रही है नोट्स. तो इससे क्या हो रहा है कि यूजर की डिवाइस पे ये डेटा सेव हो रहा है, मतलब आई एम इंसर्टिंग सम डेटा
inside the tables, and I'm also storing it on the user's device. And if I want to clear all the data that is on the user device, I can do it with this clear method that I've created for inside our Node DAO. And the Node view model uses that clear method over here. Okay. So you have seen a pattern now that you launch a coroutine that runs on the main or UI thread because the result affects the UI. Okay. So you can access the coroutine by using the coroutine scope, and तुम लोगों को coroutine scope use करने की जरूरत नहीं है. You can use the view model scope property of the view model, which uses that coroutine scope itself, and then you call a suspend function. मतलब जो बटन के लिए जो मेथड था उसमें व्यू मॉडल स्कोप यूज करते हैं, and inside that we are calling a suspend function over here, and that suspend function calls that DAO का suspend function. तो ये जो clear method है ये DAO का suspend function which executes this query. ठीक है, that doesn't block the UI thread. So this suspend function, जैसे कि मैंने पहले बोला, it doesn't block the UI thread while waiting for the result. Now, whenever you have a long running work that has nothing to do with the UI, जैसे कि अगर एक insert कर रहे हैं हम लोग database में, I'm not talking about this reading of the data जो यहाँ पर हो रहा है. I'm just talking about this button का function जो insert करता है एक node inside the database. ठीक है, that has nothing to do with the UI, right? So अगर हम लोग ये main UI पे भी करेंगे, so it will create a lot of load in the main thread. ठीक है, तो हम लोग को we have to switch to something called IO dispatcher. ठीक है, that runs on a separate pool that is optimized for that particular purpose, and you don't have to mention this IO dispatcher when you're working with Room because Room generates that code for you. Then you can call that a long running function. तो चलो एक example भी देख लेते हैं. Without Room it is something like this. Actually I'll just make this bigger तो ताकि तुम लोग देख सको. And I'll put this somewhere over here. तो इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए. ठीक है, तो अगर लेट्स से अगर हम लोग रूम नहीं यूज कर रहे होते तो बेसिकली हम लोग क्या करते, जो हम लोग का बटन का ये जो फंक्शन है सम वर्क नीड्स टू बी डन, ये फंक्शन कॉल होता व्यू मॉडल स्कोप यूज करते, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, एंड दैट कॉल्स द सस्पेंड फंक्शन. एंड इनसाइड अ सस्पेंड फंक्शन वी डोंट वांट everything to be on the main thread to be execute, मतलब we don't want everything to be executed on the main thread. तो इसके लिए हम लोग dispatches.io यूज करते हैं, which is the IO dispatcher. तो हम लोग ऐसा लिखते हैं. But if you are working with Room, you don't need to write that 3 lines like with context dispatches.io. You just write that DAO wala function, which is the suspended wala function, and that's it. So you don't need to specify dispatches.io when you're working with Room. The code is generated for you. So thank you for attending this session. I know it was a very, very long session and a very hectic session, but I just wanted to cover these topics for you because these are important topics and ये बहुत use करेंगे तुम लोग अगर बड़े apps बनाओगे तो. And so we are finished with retrofit, MVVM, and Room. And Pankaj, you can unmute yourself and ask your doubt. In the fragment room XML file you were using the nodes variable, and that was returning a list of nodes of live data. No. That was returning list of nodes. एक मिनट मैं DAO का वापस दिखा देता हूँ. So sorry, DAO का नहीं, नोड व्यू मॉडल का. What this returns, इसका return data type क्या है? Live data of the type list of the type node. जब हम XML फाइल में इसको एक्सेस करते हैं यहाँ पर node view model dot nodes, so it directly gives us list of nodes. मतलब इतना देता है वो. So what we get inside our XML file is list of nodes, and then we convert that to a string so that we can display it in our text view over here. So I hope I answered your query. Yes, so it does not. So
gives the list of notes, not the library. Yeah, exactly. And in case if you if you want to understand more, अगर समझो तुम लोग को log करना है this value of notes जो यहाँ पर log हो रही होगी, I think note view model में search करता हूँ inside the log. हाँ, ये देखो नोट व्यू मॉडल में ये सारा सब कुछ लॉग हो रहा है, ठीक है. तो पहले नल था बिकॉज उसके अंदर कुछ डेटा था ही नहीं. तो जब हम लोग ने कुछ डेटा डाला तो जब इनिशियलाइज हुआ, जब डेटा डाला तब एक एम्प्टी लिस्ट थी, फिर अंदर जब एक नोट डाला तो एक नोट आ गई, ठीक है. तो अगर तुम लोग को लॉग करना है दैट वैल्यू, how you can log is by using the notes dot value, and this notes dot value will not return this live data of list of notes. What it will return is list of note. Now this can be a nullable because अगर मैं ये हटा देता हूँ तो मुझे एक एरर आता है. So in some situations ऐसा हो सकता है कि ये जो notes की वैल्यू जो है नल हो सकती है, जैसे कि ये यहाँ पर है, ठीक है, तो ये नल हो सकती है. तो इसलिए हम लोग इसको nullable बनाते हैं and then you can just directly use it over here. So अगर समझो मुझे हर एक notes का title print करना है, तो I can use a for loop over here and then I can write for x in n, right? And then I can just write some code that will use that thing. Yeah, you can also use indices if you want. So for I in let's say 0 up till n dot size, ठीक है, तो ऐसा भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है. Okay, any other doubts if you have? Pankaj, do you have any other doubts? No doubts. Thank you so much for this session. There were some challenging topics, so thank you for taking them. Yeah, I understand these are very like challenging topics. Even when I was doing them in the code labs, I had to search on Google. I had to look for some YouTube videos so that I could understand it properly. So you can watch this session again later, and you can also refer to some like resources to understand these concepts. Okay, Avi Kurana asked, in DAO interface, you define the return type of function, live data. So we can define any return type. Yes, you can define any return type. So basically over here, what Abhi means is that क्या मैं इसको list of node भी कर सकता हूँ? Yes, absolutely, you can do it. But what I wanted was it should be observable. That means I wanted to continuously observe it. तो जैसे ही यहाँ पर कोई चेंज होता है हमारे लिस्ट में ऑफ द नोट्स, तो वो विजिबल होना चाहिए. सो सी as soon as I click on add note, कोई चेंज होता है वो लाइव डेटा में और वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, एंड इसके लिए वो चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो टेक्स्ट व्यू में. So I wanted it to be observable. That is why I used live data. Otherwise, if you don't want to use live data, it's fine. So it's not necessary. So Abhi, you understood, right? Okay, thanks. Okay, so we'll end this session here because I don't think अभी किसी को कोई doubts है. फिर भी अगर है तो हम लोग थोड़ी